Hello everyone, I welcome you all in this session of industrial engineering. So today we are going to start a very wonderful and important subject of the mechanical engineering, that is industrial engineering. तो यहाँ पे बात आती है कि ये सब्जेक्ट आपका इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे आपके पास दो रीज़न है, मैं आपको बताने वाला हूँ दो रीज़न, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहला रीज़न ये है कि जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी आपकी पूरी लाइफ की अगर मैं बात करूं, अगर आपका डे टू डे लाइफ की बात करूं, तो आपका पूरा लाइफ या पूरा दिनचर्या जो है कहीं ना कहीं दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज से कहीं ना कहीं आप घिरे हुए हैं। चाहे आप पूरा स्टार्टिंग से लेके या मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप अपनी डेली लाइफ को अगर आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि आपका डेली टाइम टू टाइम आप प्रोडक्ट और सर्विसेज से कहीं ना कहीं आप घिरे हुए हैं। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज यूज कर रहे हो, लाइक मोबाइल फ़ोन आप यूज करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है, जिस भी इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती है, वो जो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विसेज इंडस्ट्री हो, उसका जो पूरा सेटअप है दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। विदाउट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वो जो पूरा सेटअप है वो पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर मैं बात करूं कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी जो कंपनी है, उसका जो कंप्लीट लेआउट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कैसे सेटअप होना चाहिए, कौन सी मशीन कहाँ पे होनी चाहिए, उससे जिससे उसका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो, जिससे कि आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो एनालाइज होती हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। चाहे आप सर्विसेज यूज कर रहे हो, लाइक जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूज करते हैं एक एग्जांपल के फॉर्म में कि जो आपका रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है, या अगर जो लोग दिल्ली मेट्रो में गए होंगे, मेट्रो में भी आपका टिकट काउंटर होता है, बहुत सारे काउंटर्स होते हैं। तो किस लोकेशन पे, किस पोजीशन पे, कहाँ पे कितने काउंटर्स होने चाहिए, वहाँ पे कितने काउंटर्स किस टाइम पे ओपन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो डील होती हैं मैक्सिमम सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस लेवल ऑप्टिमाइज करने के लिए, और जिससे कि आपका कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो पाए, वो सारी चीज़ें जो एनालाइज की जाती हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो आप कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बिना आपका जीवन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आपका पूरा जो लाइफ स्टाइल है कंप्लीटली डिपेंड ऑन द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। ठीक है। नेक्स्ट मैं जो सेकंड बात करूंगा, उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है कितने सारे सेक्टर्स में उसका यूज है। चाहे आप पब्लिक सर्विस की बात करें, एनर्जी की बात करें, मिलिट्री की बात करें, टेक्निकल सेल्स मार्केटिंग की बात करें, मैनेजमेंट की, एजुकेशन की, सारी जगह पे आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का यूज है। क्यों? क्योंकि हर एक सेक्टर में, हर एक सर्विसेज में आपको ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए विद द हेल्प ऑफ लेस इनपुट। लेस इनपुट के साथ साथ क्या है, आपको आउटपुट मैक्सिमम चाहिए। आपकी सर्विस की जो क्वालिटी है, जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो आपका प्रोडक्ट आउटपुट है, वो ज़्यादा चाहिए विद द हेल्प ऑफ मिनिमम इनपुट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो सेकंड पॉइंट है जिसके वजह से ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज weightage of the subject in different exam like GATE, ESC, PSUs and different engineering examination। जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो हर एक एग्जाम में इस सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। अगर हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे कि गेट, ESC, PSU और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में इसका क्या वेटेज होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका जो वेटेज होता है ठीक ठाक वेटेज होता है। इसके बिना अगर आप इसको स्किप करके जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो रैंक है काफ़ी डाउन जाएगा। अगर मैं गेट की बात करूं, आपको पता भी है कि हर एक मार्क्स पे, सिंगल मार्क्स पे, पॉइंट मार्क्स पे भी, 0.5, 0.35 मार्क्स पे भी, 0.33 मार्क्स पे भी आपका रैंक काफ़ी वेरी करता है। तो इसका जो वेटेज है, अगर मैं सिंपली अगर गेट का एग्जाम्पल लूँ तो 5 to 6 मार्क्स का होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी वजह से आपका कितना लॉस होने वाला है। तो दोनों तरीके से ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सेकेंड वन इज आपका जो कंप्लीट लाइफ है that is not possible without the help of industrial engineering. So this is a very wonderful and important subject for you all. No doubt ये जो सब्जेक्ट है इंटरडिसिप्लिनरी है, बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे why this subject is important for all the mechanical engineering। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि why this subject is important for all the mechanical engineering students। ठीक है, दो मैंने आपको रीजन बताया। फर्स्ट वन इज आपका ये डायरेक्टली लाइफ से रिलेटेड है, आपका ये जो सब्जेक्ट है
लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। एंड सेकंड वन इज आपका एग्जाम में इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। अगर आप इसको स्किप करके जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर आपको इसको कंप्लीट करके जाओगे तो ऑब्वियसली आपका रैंक अच्छा आएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग बढ़ते हैं, इसके कंटेंट को देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्या क्या आपका डिफरेंट एग्जाम में इस सब्जेक्ट का क्या वेटेज होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सिलेबस का। तो यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस होगा, जो सिलेबस है यही आपका सीक्वेंस भी होगा जो हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं सब्जेक्ट को। जरूरी नहीं है यहाँ पे इसी सीक्वेंस को आप डील करें, आपका अपना मतलब है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एडवांटेज है इस सब्जेक्ट में कि यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं कोई भी एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रीवियस ईयर हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी आपके पास हैं उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट आपकी ज़रूरत ये है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें, जानें और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इजीली आप सारे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला चैप्टर होगा, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग। उसके बाद से हम लोग देखेंगे फॉरकास्टिंग एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस इन्वेंट्री कंट्रोल एंड देन क्यूबिंग थ्योरी, पर्ट सीपीएम, LPP, लाइन बैलेंसिंग, वर्क स्टडी, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। एंड लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा दैट इज रिलायबिलिटी। और ये जो है रिलायबिलिटी जो आपके यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका गेट में नहीं है, नॉट इन गेट, ये गेट के सिलेबस में नहीं है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दूं जो लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये गेट के सिलेबस में नहीं है। अगर मैं बात करूं वेटेज का, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें वेटेज की बात करूं तो गेट में जो हर साल जो इस सब्जेक्ट का वेटेज होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स। गेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका जो वेटेज होता है 5 to 6 मार्क्स, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। अगर आप देखेंगे तो 5 to 6 मार्क्स कम नहीं होता है, आपका रैंक कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा 5 to 6 मार्क्स। इवन 1 सिंगल मार्क्स आपका रैंक बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा सिंगल मार्क्स के हिसाब से। यहाँ पे तो हम लोग बात कर रहे हैं 5 to 6 मार्क्स का। अगर मैं बात करूँ ESC का, तो जो ESC का जो प्री होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो फर्स्ट डे जो आप लोग देते हैं, जिसके बाद आपका मेंस पे होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, वहाँ पे सिलेक्शन के बाद जो भी लोग शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं वो मेंस में जाते हैं। तो अगर मैं प्री की बात करूँ तो यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर, 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ESC मेंस की, जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं ये वेरी करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 मार्क्स, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस रेंज में वेरी करता है जो आपका मार्क्स होता है ESC मेंस का। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेटेज वाइज एज वेल एज बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आपके लिए ज़रूरी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को जानना, समझना और पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उस क्वेश्चंस के बारे में प्रोबेबली नहीं जानते होंगे, उस क्वेश्चंस को नहीं जानते होंगे, नहीं समझते होंगे, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता होगा कि इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कई बार हम लोग साथ में बोलते हैं, कई बार हम लोगों ने देखा होगा बीटेक में हमारा अलग अलग सब्जेक्ट होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अलग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अलग है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, कहीं ना कहीं कई जगह एक साथ नाम लिया जाता है, कई जगह अलग अलग नाम लिया जाता है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या रिलेशन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्या ज़रूरत है, क्या वहाँ पर इंपॉर्टेंस है। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखें, इस डायग्राम में देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे
कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, कुछ जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ मशीनरीज हैं, कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम को समझना जरूरी है। कुछ लोग को तो समझ में आ रहा होगा, जिनको थोड़ा बहुत पता होगा प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मीनिंग पता होगा। कुछ लोग जो होंगे इस डायग्राम को बस एज इट इज देख रहे होंगे कि हाँ कुछ लोग हैं, कुछ मशीनरी है यहाँ पे। बट अभी थोड़ी देर के बाद जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज द सिमिलरिटी, दोनों में रिलेशन क्या है, वो सारी चीज़ें अभी थोड़े टाइम के बाद आपको ये डायग्राम पे मैं आपको दोबारा लाऊंगा और वहाँ पे आपको इस डायग्राम का मतलब समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन का, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ टर्मिनोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, वो टर्मिनोलॉजी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन का। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज सिंपली स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस टू इंप्रूव द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस है। यहाँ पे आपका एक कन्वर्जन प्रोसेस होगा, आप कुछ इनपुट दे रहे होगे, कन्वर्जन प्रोसेस में जो भी आपका क्वालिटी इंप्रूव हो रहा होगा स्टेप बाय स्टेप, जिसके हम लोग बात करें स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस की, तो वो हो रहा होगा एंड फाइनल में आपका आउटपुट मिल रहा होगा। तो एज ए इनपुट आप क्या दे रहे हो? एज ए इनपुट आपको क्या होना चाहिए? मैन, मटेरियल, मनी, मशीन एंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें एज ए इनपुट आप दे रहे होगे। फिर ये आपका क्या होगा? एज ए इनपुट हो जाएगा। फिर आपका आउटपुट के फॉर्म में आपका प्रोडक्ट मिलेगा या तो सर्विसेज मिलेंगी, जो भी आप जिसके लिए आप यहाँ पे काम कर रहे होगे। तो यही यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ आपके सामने। यहाँ पे आपका डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि एज ए इनपुट आप ये जो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस किया हूँ, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन एंड एनर्जी, यहाँ पे आपका कन्वर्जन प्रोसेस है जो कि आपका प्रोडक्शन का पार्ट है। और यहाँ पे आपके आउटपुट के फॉर्म में यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? प्रोडक्शन यहाँ पे आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन सिस्टम की। ठीक है, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन सिस्टम दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, बट कुछ डिसिमिलरिटी उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रोडक्शन सिस्टम क्या है? ये आपका ऑर्गेनाइज प्रोसेस है टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट। वहाँ पे भी आपका क्या था? रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, और यहाँ पे भी आपका रॉ मटेरियल जो है फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा विद फीडबैक कंट्रोल लूप। यहाँ पे क्या है? हम लोग यूज करेंगे फीडबैक कंट्रोल लूप। यहाँ पे आपका फीडबैक कंट्रोल लूप यूज होता है, और यहाँ पे आप इस डायग्राम से आप समझ पाएंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इनपुट में जो भी आप दे रहे थे वहाँ पे भी आप एज सेम यहाँ पे भी इनपुट रहेगा आपका, और यहाँ पे कन्वर्जन प्रोसेस है, और कन्वर्जन प्रोसेस के बाद जो आपका आउटपुट आ रहा है यहाँ पे आप क्या करेंगे? आपका जो भी डिजायर्ड आउटपुट है, जो भी आप चाह रहे हैं कि आपका जो आउटपुट होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, उससे आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अगर आपका जो डिजायर्ड है मीट कर रहा है तब तो आप पास कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अब वही आपका आउटपुट होगा। बट अगर आपका डिजायर्ड मीट नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उस एडजस्टमेंट के साथ फिर दोबारा से आप प्रोसेस करेंगे, फिर दोबारा से आपका जो भी आउटपुट आएगा उसको आप मॉनिटर करेंगे। फिर आप देखेंगे कि अगर आपका आउटपुट जो है आपके डिजायर्ड से मीट कर रहा है फिर पास करेंगे, एंड अगेन अगर कुछ उसमें डिफरेंसेस हैं, कुछ आपको लगता है कि और एडजस्टमेंट की जरूरत है, फिर दोबारा से आप उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो इन दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन सिस्टम। दैट मीन्स इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट विद फीडबैक कंट्रोल लूप। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, इसको समझने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं दोबारा से स्टार्टिंग में ले जाऊंगा और समझाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की। जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे आपके सामने है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा जो टर्म होगा दैट इज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इज सिंपली, अगर मैं बात करूँ प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी आप सभी लोग को पता होगा, दैट इज सिंपली आउटपुट अपॉन इनपुट। प्रोडक्टिविटी सिंपली क्या होता है? सभी लोग को पता होता है, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी आउटपुट अपॉन इनपुट है और यहाँ पे जो एफिशिएंसी होता है एक और टर्म है, तो आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी जो है, आपने देखा होगा जो आउटपुट होता है, आउटपुट जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, दैट इज वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट की बात करते हैं, और जो आपका इनपुट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। और यहाँ पे ये जो दोनों है
चाहे अगर बात करूं वर्क आउटपुट की, ठीक है, और आपका जो क्यू इन है, जो हीट इनपुट है, अगर मैं वर्क आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये जो है आपका है हाई ग्रेड एनर्जी। ये है आपका हाई ग्रेड एनर्जी। जो आपका क्यू इन है ये बेसिकली क्या है, लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी। जो आपका वर्क है दैट इज हाई ग्रेड एनर्जी एंड जो आपका हीट है दैट इज बेसिकली लो ग्रेड एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी की क्वालिटी, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका क्या है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी छुपा हुआ है। ये हम लोग क्या है, लो ग्रेड है आपका ये हीट, और जो आपका वर्क है दैट इज हाई ग्रेड है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग बात कर रहे होते हैं क्वालिटी की, क्वालिटी ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेडिंग किया हुआ है एफिशिएंसी की। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रेड की एनर्जी की हम लोग बात कर रहे होते हैं। दैट मीन्स हम लोग क्वालिटी ऑफ एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। दैट इज वर्क जो है उसकी क्वालिटी ज़्यादा है और जो आपका हीट है उसकी क्वालिटी क्या है, लो है। दैट इज कॉल्ड लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज कॉल्ड हाई ग्रेड एनर्जी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ जो क्वालिटी की बात नहीं कर रहे होते हैं हम लोग, यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे होते हैं क्वांटिटी की। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं क्वांटिटी की। तो ये आपका जो एफिशिएंसी है बेसिकली क्वालिटेटिव अप्रोच है, और जो आपका प्रोडक्टिविटी है दैट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच। ये आपका क्वालिटी से नहीं रिलेट करता है, आप एफिशिएंसी आपका क्वालिटी से रिलेट करता है, ये आपका क्वांटिटी से रिलेट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे मैं आपने सुना भी होगा, कुछ एग्जांपल आपने सुना होगा प्रोडक्टिविटी के बारे में। दैट इज कॉल्ड लेबर प्रोडक्टिविटी, कुछ लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। इस एग्जांपल से आपको इजीली प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ में आएगा। आई थिंक आपको एफिशिएंसी का मतलब तो 100% क्लियर है, आप लोगों ने पहले से पढ़ा भी है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फाइनल कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेट अस सपोज कि एक कोई पर्सन है किसी सिटी में जहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी हैं। अपने सोसाइटी में देखा होगा कि वॉचमैन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस सोसाइटी में जो पर्टिकुलर पर्सन है वो वॉचमैन सप्लाई करता है, वॉचमैन देता है। जिस सोसाइटी में ज़रूरत होती है उस सोसाइटी में वो वॉचमैन प्रोवाइड करता है। तो लेट अस सपोज उसके पास 10 वॉचमैन हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन के पास 10 वॉचमैन उसने हायर कर रखा है अपने बिहाफ पे, और जैसे भी जिस भी सोसाइटी में वॉचमैन की ज़रूरत होती है उसको लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और वो उनको वॉचमैन प्रोवाइड करता है। और वो पर्टिकुलर पर्सन जो वॉचमैन को जो सैलरी देता है, जो जिसके पास बहुत सारे वॉचमैन हैं, लेट अस सपोज उसके पास 10 वॉचमैन हैं, उनको हर एक को वो 10,000 रुपीज़ देता है मंथली बेसिस पे। तो उसने जो इन्वेस्ट किया, जो इनपुट दे रहा है, इनपुट के फॉर्म में वो कितना दे रहा है, दैट इज 10 × 10,000 हर एक को दे रहा है। दैट इज 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ वो एज ए इनपुट दे रहा है। ठीक है, अब वो जो सोसाइटी से जो चार्ज करता है पर मंथ का हर एक वॉचमैन के लिए दैट इज 12,000। तो उसके पास जो आउटपुट मिलेगा आफ्टर 1 मंथ, जो आउटपुट आएगा यहाँ पे उसके पास 12 लेबर हैं, हर एक को 10,000 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,20,000। तो यहाँ पे इतना पैसा उसके पास आ रहा है, ठीक है, आउटपुट के फॉर्म में, और ये वो इनपुट दे रहा है इतना पैसा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं अगर बात करूँ प्रोडक्टिविटी की, अगर मैं बात करूँ लेबर प्रोडक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्टिविटी आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर पर्सन है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होगा, प्रॉफिट की वजह से काम कर रहा है। तो अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है, उसको मतलब ही नहीं है। तो वहाँ पे इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, 1.2 है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सिस्टम कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ना है तो आपका जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली कि अगर उससे कम चार्ज करेगा, 10,000 से कम चार्ज करेगा वहाँ से जो सोसाइटी है, तो ऑब्वियसली उसको अपने जेब से देना पड़ेगा और उसका जो काम है आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ टाइम के बाद उसको बंद कर देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितना 1 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस सिस्टम को रन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी अगर कम होगी, 1 या 1 के पास जितना होगा उतना ही वो क्रिटिकल सिचुएशन है, या जैसे ही 1 को टच किया और उससे कम हुआ तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्टिविटी को ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और आपको जो प्रोडक्टिविटी है बेसिकली ये क्वांटिटेटिव टर्म है, जो आपका एफिशिएंसी है ये आपका क्वालिटेटिव टर्म है, और ये जो एफिशिएंसी है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, ये होना चाहिए या होता ही है। अब क्यों, क्योंकि आपका जो लो ग्रेड एनर्जी आप 100% हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे लॉस होना कंपलसरी है, आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि आप 100% जो लो ग्रेड एनर्जी है उसको 100% हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में डिफरेंस समझ में आ गया, और हमारा जो मेन मोटिव था आपको समझाना कि प्रोडक्टिविटी क्या है ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी का एक सिंपल सा यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला दे सकते हैं, व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग एज आउटपुट, व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग एज आउटपुट डिवाइडेड बाय व्हाट वी आर गिविंग एज एन इनपुट। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा होगा कि आप क्या आउटपुट के फॉर्म में आप पा रहे हैं, ठीक है, और आप इनपुट के फॉर्म में आप क्या दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का कितने तरीके हैं। अगर मैं बात करूँ कि हाउ मेनी वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ कि कितने तरीके हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपका पहला जो अप्रोच होगा, फर्स्ट जो अप्रोच होगा, आप क्या करेंगे, आप आउटपुट को इंक्रीज करिए, और इसके साथ साथ क्या है, आउटपुट को इंक्रीज करिए, इसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे, इनपुट को आप कांस्टेंट रखें। इनपुट आपका कांस्टेंट है, आउटपुट आपने इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेथड है यहाँ पे क्या होना चाहिए, कर सकते हैं आप कि इनपुट जो है आप उसको डिक्रीज करें, आउटपुट को आप कांस्टेंट रखें। इनपुट डिक्रीज करेंगे, ऑब्वियसली इनपुट डिक्रीज करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास, वो क्या कर सकते हैं आप, आउटपुट को आप ज़्यादा इंक्रीज करें और इनपुट को आप क्या है, आउटपुट को आप ज़्यादा इंक्रीज करें और इनपुट को आप कम इंक्रीज करें। तो इनपुट आपका कम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से आपका क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो ये 3 तरीके हैं। अब आप इनको बताना है कि इन तीनों में से बेस्ट पॉसिबल मेथड कौन सा है, आपके पास बेस्ट सुटेबल मेथड कौन होना चाहिए इन तीनों में से। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपका ये तीनों मेथड है, तीनों तो सही है, नो डाउट तीनों से आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल मेथड होना चाहिए, जो बेस्ट होना चाहिए, दैट इज बी ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका बी है, यहाँ पे क्या है, आपका इनपुट डिक्रीज हो रहा है, आपका आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, कहीं पे भी हैं, तो आपका जो आउटपुट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो क्या है, डिपेंड्स ऑन दी मार्केट।
आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट है वो वेरी करेगा। ठीक है, जो आपका मार्केट है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, आउटपुट आपका वेरी करेगा। आप उसको वेरी नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपने अगर लेट अस सपोज आपकी जो डिमांड है 100 यूनिट की है, आपने प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट को आपने 150 कर दिया, तो आपका जो 50 यूनिट का जो है यूनिट है वो पाइल अप होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका कहीं ना कहीं जो है मनी है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो आउटपुट है वो जो वेरी हो रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग वो उसके हिसाब से हो, बट एट पर्टिकुलर टाइम जो भी आपका आउटपुट है, जिस भी आउटपुट के लिए आप बात कर रहे हो, उस आउटपुट के लिए आप इनपुट कितना कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, आप पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपका आउटपुट है, जो भी मार्केट डिमांड है, आप आउटपुट को आपने कांस्टेंट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या है इनपुट को कितना कम से कम कर दिया, ये आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। बाकी जो दोनों ऑप्शन है उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट बेस्ट सुटेबल जो है वो आपके लिए क्या है, जो बेस्ट है, जो सही है, ज़्यादा सही है, वो क्या है आपका बी ऑप्शन। दैट मीन्स आप इनपुट को डिक्रीज करें एट दी कांस्टेंट आउटपुट। कांस्टेंट आउटपुट क्या है, एट दी कांस्टेंट आउटपुट आप इनपुट को डिक्रीज करें, ये आपके लिए बेस्ट सुटेबल मेथड होगा। ठीक है, सो ओके। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियर वर्सेस प्रोडक्शन मैनेजर। तो इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं दैट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियर वर्सेस ऑटोमोबाइल ड्राइवर। ऑटोमोबाइल इंजीनियर वर्सेस ऑटोमोबाइल ड्राइवर। तो आपको पता है कि जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है वो अकेले बहुत सारे ऑटोमोबाइल जो भी आपके व्हीकल्स हैं उसको सही कर सकता है, उसको बना सकता है। मीन्स एक सिंगल ऑटोमोबाइल इंजीनियर बहुत सारे जो व्हीकल हैं उनके लिए सफिशिएंट है, बट हर एक ऑटोमोबाइल के लिए आपका ऑटोमोबाइल ड्राइवर होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट कम है और ऑटोमोबाइल ड्राइवर की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। यहाँ से इस एग्जाम्पल से मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। तो बेसिकली सिमिलरली जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल देखा, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर होते हैं उनका काम क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर सेटअप करना, इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम डेवलप करना कि स्टाफिंग कैसा होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री का फ्रेमिंग कैसा होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारा चीज़ें क्या है इंडस्ट्रियल इंजीनियर करता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर के अंडर आता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपका आइडल टाइम है, आपको लगता है कि जो है यहाँ पे जो और सिस्टम को और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उस चीज़ को एनालाइज करता है, उस टाइम पे जो भी जितने भी आइडल टाइम है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और ऐसा सिस्टम डेवलप करता है जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन हो वो वेल एफिशिएंट तरीके से हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, सिस्टम अच्छे से चल सके। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो आपका क्या है, जो भी सिस्टम वहाँ पे डेवलप हुआ है उस सिस्टम को ऑपरेट करता है। कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर जो भी सिस्टम डेवलप हुआ है जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर ने किया है, उसको क्या है, उसको फॉलो करता है। और वहाँ पे प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्शन होता है उसको वो क्या है चेक करता है कि उसकी क्वालिटी जो भी होनी चाहिए वो क्वालिटी है कि नहीं है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए कि लेट अस सपोज कि कहीं पे एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या है बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट हैं। तो हर एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए क्या है अलग अलग सेटअप होगा, अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे तैयार होंगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका उस इंडस्ट्री में एक सिंगल इंडस्ट्रियल इंजीनियर आके उन सारे सेटअप को तैयार करके चला जाए, उन सारे सेटअप को क्या है तैयार कर जाए कि ये जो सेटअप है, ये जो प्रोडक्शन यूनिट है, इसका सेटअप ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसी मशीनरी ऐसी जगह पे लगेंगी, हर एक सेटअप को तैयार करके चला गया। बट हर एक जो सेटअप है, हर एक जो प्रोडक्शन यूनिट है उसके लिए क्या है इंडिविजुअल प्रोडक्शन मैनेजर लगेंगे। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था ऑटोमोबाइल इंजीनियर और ऑटोमोबाइल ड्राइवर का। तो जितने भी सेटअप हैं, जितने भी आपका प्रोडक्शन यूनिट है, हर एक के लिए क्या है प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। अब हो सकता है कि वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर किसी और इंडस्ट्री में जाए, वहाँ पे वो सेटअप कराए। तो एक सिंगल इंडस्ट्रियल इंजीनियर बहुत सारे आपके प्रोडक्शन सिस्टम को सेटअप कर सकता है।
बट हर एक सेटअप के लिए आपका प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या है, बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंसर्न विद द डिजाइन, इंप्रूविंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग productivity operation and improving the effective utilization of man power and resources। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियर का सिंपली मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर का, तो हर एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन मैनेजर हर एक जो प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन मैनेजर का, तो प्रोडक्शन मैनेजर को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इट कंसर्न विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस ऑफ राइट क्वालिटी। क्यों? क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्शन मैनेजर है वो क्या है, जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको चेक करेगा, उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। इसका मतलब क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट प्री डिटरमिन्ड टाइम एंड कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपका प्रोडक्शन मैनेजर डील करता है। तो यहाँ से आई थिंक आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन मैनेजर दोनों का जो रोल है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं दोबारा से वहीं पर चलता हूँ जो आपका फर्स्ट सेटअप है, जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था डायग्राम। यहाँ पे ये जो पूरा डायग्राम है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल का, ठीक है, जो यहाँ पे दोनों में। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्या यूज है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं कि हर एक के लिए एक प्रॉपर लोकेशन सेट किया गया है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रहनी चाहिए, जो लेबर हैं उनको कहाँ पे काम करना चाहिए जिससे कि उनका आइडल टाइम रिड्यूस हो, मशीन को कैसे वर्क करना चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट है एक जगह से, क्योंकि आपका फाइनल प्रोडक्ट एक जगह पे नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप आपका वैल्यू एडिशन प्रोसेस है, ठीक है, आपका जो प्रोडक्शन है। तो अगर आपको लेटेस्ट सपोज एक काम यहाँ पे हो, दूसरा काम यहाँ पे हो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको क्या होगा, टाइम रिड्यूस होगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे कि आपका जो प्रोडक्ट हो कम से कम उसका मूवमेंट हो, जिससे कि आपका टाइम क्या हो, सेव हो। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काम यही है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम यही है, इवन यार इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में लोग यही पढ़ते हैं कि आप जो भी सिस्टम है उसको कैसे सेटअप करें जिससे कि आपको क्या हो, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी, आपका जो भी मैन पावर हो, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो आइडल टाइम है, वो सारा का सारा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम से कम लगे, जिससे कि आपका इनपुट कम होगा तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वंस ये सारा सेटअप हो जाता है, एक बार जब ये सारा सेटअप डन हो जाता है, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, उसके बाद से काम आता है प्रोडक्शन मैनेजर का, प्रोडक्शन का। अब बात आती है प्रोडक्शन की। अब ये सारी चीज़ें जितनी मशीनरी है, अब वो सारा का सारा प्रोडक्शन के लिए यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियर काम आता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग काम आता है, उसका कॉन्सेप्ट काम आता है, उसके बाद से आपका क्या है, प्रोडक्शन काम आता है, ठीक है। इसलिए दोनों का एक साथ होना जरूरी है, कोई भी अकेले यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है, और दोनों का यूज़ क्या है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। किसी भी इंडस्ट्री के लिए दोनों का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ नेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है अभी हम लोगों ने देखा, उसके कॉन्सेप्ट को दिया था F.W. टेलर ने। तो यहाँ पे जो F.W. टेलर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी को, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं कि ये आपके जो भी नाम है, जो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जो भी हैं,
इनका डायरेक्ट नाम आ जाता है कि लेटर सपोज किया जाएगा कि फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपका FW टेलर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है और आपको इसको याद करके जाना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप करके चले जाएं, ये एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो FW टेलर है, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी को, अभी हम लोगों ने देखा उसको डिटेल में, और इसको इनको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट जो नाम है आपके सामने एडम स्मिथ, इन्होंने दिया था कि साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग। इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, ठीक है, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है, साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि जैसा कि आप लोग को पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी हो, वो कोई भी एक चीज़ में, जैसे लेट अस सपोज कि हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या है, जब हम लोग 12th लेवल पे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग साइंस पढ़ते हैं। साइंस में आपने देखा होगा जो आपका फिजिक्स होता है, फिजिक्स में आपने देखा होगा कि जितने भी आपके इंजीनियरिंग के ब्रांच होते हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, चाहे आपका केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, चाहे आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबको हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। बट जैसे हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, उसके बाद सब क्या है, आपको कई सारे ब्रांच में, अलग अलग इंजीनियरिंग के ब्रांच में वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाता है। चाहे आपका मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आपका इधर का हो, कई सारे ब्रांच में वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। उसमें हम लोग एक सिंगल ब्रांच में हम लोग इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और एक बार जब हम लोग और हायर लेवल पर जाते हैं, लाइक एमटेक के लिए जाते हैं, तो उसमें भी कई सारे स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं। PhD के लिए जाते हैं तो उस एक टॉपिक में भी आपका एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन का मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन सारी चीज़ों में मास्टरी नहीं कर सकता। अगर वो सारी चीज़ों में मास्टरी करने लग जाएगा तो उसको इतना टाइम लग जाएगा कि तब तक उसका लास्ट स्टेज आ जाएगा। लेट अस सपोज कि अगर मैं आपके मेडिकल फील्ड की बात करूँ, उसका एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ पाओगे कि लेट अस सपोज कोई डॉक्टर है, उसने MBBS किया, अब उसको क्या है कि शरीर के सारे पार्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, हेड से लेके लेग तक सारी चीज़ें उसको जानकारी होनी चाहिए, सारी चीज़ों का इलाज उसको पता होना चाहिए। तब उसको क्या है, सारी चीज़ों को उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते हो सकता है 30-40 साल उसको लग जाए, 40 साल तक लग जाए। 20-25 साल में उसने MBBS कंप्लीट किया, 40 साल ये हो गया, 60-65 साल का हो जाएगा, फिर उसको वो क्या इलाज करेगा, उसका इलाज करने का टाइम ही नहीं बचेगा, लास्ट टाइम आ जाएगा उसको। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोई भी है, जैसे हम लोग बात करें बॉडी पार्ट्स की, तो हम लोग इसको कई सारे पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। हर एक पार्ट्स के लिए हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, ठीक है। अब उस डिपार्टमेंट में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का हम लोग ध्यान देखते हैं। जैसे अगर आपको आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप किस डॉक्टर के पास जाओगे, पैर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप किस डॉक्टर के पास जाओगे, लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो किस डॉक्टर के पास जाओगे, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो किस डॉक्टर के पास जाओगे, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो किस डॉक्टर के पास जाओगे, ब्रेन या आपका न्यूरॉन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो किस डॉक्टर के पास जाओगे। इससे बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिया गया। अब उस डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि वो उसी को डील कर रहे हैं, उनको बाकी सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है। आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसके पास जाओगे, उसको पूरा डिटेल पता होगा और आपकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेनरी एल जांट, इन्होंने दिया था इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान एंड जांट चार्ट। इन्होंने इन दोनों चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये जो जांट चार्ट है हम लोग इसको देखेंगे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अभी टॉपिक के बारे में बात किया था, उसमें हम लोग इसको देखेंगे, जांट चार्ट बनाएंगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो इंसेंटिव प्लान है, इंसेंटिव प्लान आप जानते हैं इंसेंटिव के बारे में कि इंडस्ट्री में जो जैसा परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग उनको इंसेंटिव मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक मोरल होता है उसमें एक बूस्टअप मिलता है, मोरल बूस्टअप मिलता है। जो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, मीन्स उनके क्वालिटी ऑफ वर्क पे उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देना, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क के हिसाब से किसी भी लेबर को, किसी भी हायर अथॉरिटीज़ को, ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट देना, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव प्लान। ये उनको उनके काम में एक एक्स्ट्रा एज देता है,
उनको काम करने का जितना मिल रहा है उस पर तो उनको काम करना ही करना है, बट ये जो इंसेंटिव का जो इंट्रोडक्शन है इसकी वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा मेहनत से उस काम को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गिलबर्ट। गिलबर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट जिसका नाम है थर्बलिक्स। इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ थर्बलिक्स। इन्होंने 16 सिंबल दिए। इन्होंने 16 सिंबल्स दिए इंडस्ट्री में, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करते हैं। 16 सिंबल मीन्स थर्बलिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये बेसिकली मोशन स्टडी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इन्होंने मोशन स्टडी को एनालाइज किया और बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल मोशन क्या हो सकता है, उसको इन्होंने बताया। लेट अस सपोज कि अगर हम लोग बात करें कि आपको ये प्रोसेस करना है, यहाँ पे आपने ऐसे स्टैंड स्टिल में है, आपको ये प्रोसेस करना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप ऐसे कर सकते हो या तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इन दोनों मोशन में आपका बेस्ट सुटेबल मेथड कौन है जिसमें आपका एफर्ट कम लगे, टाइम कम लगे, उसको इन्होंने एनालाइज किया और इन्होंने 16 सिंबल दिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक डार्क रूम है, कंप्लीट डार्क रूम है, वहाँ पे इन्होंने जो भी एक्टिविटी करनी है, हर एक एक्टिविटी के लिए उन्होंने एनालिसिस के लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी लेबर है जो काम कर रहा है उसके हाथ में इन्होंने लेज़र लाइट अटैच करा दिया। कंप्लीट डार्क रूम है, अब वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उस लेज़र लाइट के मूवमेंट को वहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बेस्ट पॉसिबल मेथड है हर एक के लिए उन्होंने यहाँ पे सिंबल को रिप्रेजेंट किया। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, थर्बलिक्स क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट है LHC टिपिट। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क सैम्पलिंग। इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क सैम्पलिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क सैम्पलिंग क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि सैम्पलिंग के थ्रू प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जाता है और उसको रिजेक्ट किया जाता है इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे हम लोग एक दो एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज कि अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट सैम्पलिंग की, तो कई सारे इंडस्ट्री में देखा होगा आपने कि प्रोडक्ट आता है, अब उसमें से क्या है 3-4 सैंपल निकाले जाते हैं उस प्रोडक्ट में से। लेट अस सपोज कहीं डिलीवरी के लिए गया तो वहाँ पे उन प्रोडक्ट में से अलग अलग लोकेशन से 3-4 सैंपल निकाले गए, उसकी क्वालिटी चेक की गई। उस क्वालिटी चेक करने में क्या उसका आउटपुट आया, सारे प्रोडक्ट अच्छे निकले या उसमें से कुछ फेल हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या है सैंपल को, उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे ही होता है अगर मैं बात करूं कि जो आपका वर्क सैम्पलिंग है, जहाँ पे लोगों के वर्क इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें कि कितना आपका जो वर्क है कितना इफेक्टिव है, तो अगर कहीं पे भी 8 आवर्स का शिफ्ट है, कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में लेट अस सपोज कहीं पे वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे 8 आवर्स का शिफ्ट है, उस शिफ्ट में अब आपका काम क्या होगा कि आप एक सिंगल डे में मल्टीपल टाइम आप विजिट करो, बिना किसी को बताए आप विजिट कर रहे हो। आप अपने विजिट को, उसका जो रिजल्ट है कितने लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका आप रिजल्ट कहीं पे नोट डाउन कर रहे हो। आपने वीकली लेट अस सपोज 2000 टाइम आपने विजिट किया, आपने पाया कि इतने टाइम लोग क्या है काम कर रहे हैं, इतने टाइम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज वहाँ पे आपने पाया, आपने 2000 टाइम आपने विजिट किया, आपने पाया कि 500 टाइम्स जो वर्कर थे वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे, तो आपका 8 आवर्स का शिफ्ट है, बट वहाँ पे इफेक्टिव टाइम क्या हो जाएगा, इफेक्टिव टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1500 डिवाइडेड बाई 2000 जितना भी आएगा परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ से आप ये पता लगा पाएंगे कि आपका इफेक्टिव टाइम क्या होगा। 8 आवर्स का शिफ्ट तो है, बट आप इफेक्टिव टाइम कितने टाइम वहाँ पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क सैम्पलिंग के थ्रू आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है जॉर्ज बी डैंटजिंग। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जॉर्ज बी डैंटजिंग, इनको बोला जाता है फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये जो जॉर्ज बी डैंटजिंग है और ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ था दैट इज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था,
उस टाइम पे इसका इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इसका जो काम होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, कि आप कोई भी रिसोर्स है उसका आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कम रिसोर्स हैं, उसको अलग अलग लोकेशन पे रिक्वायरमेंट है उसका, तो आप कैसे किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं जिससे कि आपका जो है यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। तो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या था कि आपके पास रिसोर्सेज कम थे, जो भी आपके वॉर इक्विपमेंट्स थे उनको अलग अलग लोकेशन पे चाहिए था, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन किस हिसाब से रखी जाए जिससे कि क्या है हर एक लोकेशन पे पहुंच भी जाए, आपका काम भी चल जाए और आपका जो इनपुट है वो भी कम से कम हो, ठीक है। उस टाइम पे आया था और इन्होंने जो जॉर्ज बी डाइंजिंग है इन्होंने इसका यूज किया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, और वहाँ पे इनको सेटिस्फैक्शन मिला था, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। और उसके बाद से ही इसका जो यूज है इंडस्ट्री में भी करना शुरू कर दिया गया, इंडस्ट्री में भी इसका यूज हो गया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिला। तो इसको हम लोग देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, जब हम लोग देखेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है और हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ मास प्रोडक्शन। इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ मास प्रोडक्शन, ठीक है। मास प्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानते होंगे कि बहुत सारा प्रोडक्शन एक टाइम पे, मीन्स आप ऐसी मशीनरी लगाओ जो कि क्या है कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करे। इसी की वजह से मास प्रोडक्शन की वजह से आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेम शर्ट है, जैसे आप लोग शर्ट पैंट है, अगर आप उसको सिलाने जाओ, कपड़ा लेके उसको सिलाने जाओ तो सेम जो है उसको सिलाने में आपका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, बट उसी को आप अगर बाहर से कहीं आप परचेज करते हो तो आपको कम रेट में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है मास प्रोडक्शन है और यहाँ पे क्या है आपका कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन है। तो ऑब्वियसली मास प्रोडक्शन की वजह से आपका जो रेट है वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जो आपका प्रोडक्ट का जो रेट है वो डिक्रीज करता है और वहाँ पे आपका प्रॉफिट वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉस्ट इन प्रोडक्शन में कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्शन में कैसी कैसी कॉस्ट आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे वो सारी कॉस्ट जो डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट। तो यहां पे आपका जो डायरेक्टली पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है तो क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, जो आपका मटेरियल है जो डायरेक्टली यूज हो रहा है, ठीक है, वो आपका पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जो होगा आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल हो गया आपका, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ये सारा जो होगा आपको क्या होगा डायरेक्ट और प्राइम कॉस्ट के अंदर आएगा। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज आपके पास एक डस्टर है, ठीक है, या कोई भी है, लेट अस सपोज ये आपका पेन है, ठीक है, या कोई सा भी आप ले लो। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप इस पेन की बात करोगे तो इस पेन में क्या है बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट मटेरियल का तो ये आपके मटेरियल जो है जिससे बना हुआ है क्या है डायरेक्टली इसमें यूज हुआ है, ठीक है। ये जो जैसे प्लास्टिक का है तो ये इसका क्या है इसमें डायरेक्टली यूज हुआ है। अब इसमें इसका जो इंक है, इसमें जो नीडल के लिए जो आपका मटेरियल है वो यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर, जो लेबर इस पे डायरेक्टली काम किए हैं, जिन्होंने इस पे काम किया इस पेन को बनाने में, जिसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं जिसको करने में जो भी यूज हुए हैं, वो क्या हो गए आपके डायरेक्ट लेबर हो गए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा कि इसको हर एक पार्ट्स को जो भी रॉ मटेरियल उसको खरीदने में जो भी आपके एक्सपेंसेस आए वो क्या हो गए आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सारा का सारा जो भी है, ये जो आपका प्रोडक्ट है, फाइनल जो प्रोडक्ट है, इसमें क्या हो रहा है एसोसिएट हो रहा है,
इसीलिए हम लोगों ने बोला पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो भी है ये क्या है, पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है। इन सबसे मिलके आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बना है, ठीक है, इन सबसे मिलके आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे आते हैं कम्स अंडर द डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो वो सारे कॉस्ट जो डायरेक्टली आपके जो भी प्रोडक्ट है उसमें आपको नहीं दिखेंगे बट कहीं ना कहीं यूज होता है। नेसेसरी बट नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। नेसेसरी है बट प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इसमें क्या आएगा, सेम ये सारी चीजें आएंगी बट इनडायरेक्ट फॉर्म में आएंगी। दैट मीन्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अब इसके अंदर क्या क्या आएंगी, इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आ गया कि आपकी जो भी मशीनरी है, जो भी आप मशीनरी यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपने मशीनरी यूज किया है वहां पे उस मशीनरी के लिए आपका लुब्रिकेंट यूज होगा, कटिंग फ्लूइड यूज होगा, ग्रीस यूज होगा। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट आपके आउटपुट का पार्ट तो नहीं है बट आपका जो मशीन है इसके बिना काम भी नहीं करेगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली नहीं यूज हो रहा है बट इसके बिना आपका काम भी नहीं चलने वाला है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल के फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट लेबर का, तो जो डायरेक्टली लेबर यूज हुए हैं उस जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको मशीनिंग करने में या डिफरेंट उसके जॉब को परफॉर्म करने में जो लेबर यूज हुए हैं वो तो आपके डायरेक्ट लेबर हो गए। बट इनडायरेक्ट लेबर की भी रिक्वायरमेंट है, लाइक आपका जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे वो आपका वॉचमैन होगा, सुपरवाइजर होगा, हायर ऑफिसर्स होंगे, तो उन सबकी भी जरूरत है, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो ये जो हो गए आपके इनडायरेक्ट लेबर हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वहाँ पे तो आपका जो रॉ मटेरियल था उसमें जो खर्चा आता था वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा वो क्या होगा, आपका लाइक टेलीफोन बिल हो गया, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे टेलीफोन आपने यूज करना है, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जो मशीन के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वो तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। बट अदर देन दैट मशीन के अलावा जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, आपको जहाँ पता ही है कि बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज आता है मशीन के अलावा, ठीक है, जो रेंट हो गया, उस जो आपने जो भी जगह लिया है उसका रेंट हो गया। तो ये सारे के सारे खर्चे क्या हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अनदर कॉस्ट, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिलाने के बाद जो कॉस्ट बनता है दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री में ये कॉस्ट बन के आएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट क्या बनेगा, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्यों, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस वहाँ पे हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या एसोसिएट हो जाता है, फर्स्ट वन इज फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट में आपको पता है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इसमें आपका मार्केटिंग आ जाता है, मार्केटिंग प्लस एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आपका जो भी फैक्ट्री कॉस्ट है उसके बाद से आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, उसकी जो भी कॉस्टिंग आई उसके बाद से आप क्या है, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट कराते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, आपके क्रिकेट प्लेयर और डिफरेंट जो भी हैं सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोग उसका ऐड करते हैं, उसमें भी एक्सपेंस आता है, उसमें भी खर्चा आते हैं।
मार्केटिंग में भी खर्च आता है, अलग अलग लोकेशन पे लोग लेके जाते हैं, प्रोडक्ट को दिखाते हैं, उनको टेस्ट कराते हैं, आपने देखा होगा। तो वो सारे खर्चे आते हैं, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन एक लोकेशन है वहाँ से उस प्रोडक्ट को कहीं और पे ले जाना है, क्योंकि आपने देखा होगा फैक्ट्री हर जगह तो होता नहीं है, बट आपके जो प्रोडक्ट है हर जगह मिलते हैं, तो एक लोकेशन से दूसरी जगह ले जाने में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है। तो ये सारे जो खर्चे हैं, ये सारे खर्चे मिलके आपके बनते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये जो सारे खर्चे हैं ये मिलके बनते हैं आपके टोटल कॉस्ट। अब बात आती है सेलिंग कॉस्ट की, ठीक है। अब सेलिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट। ऑब्वियसली जो सेलिंग कॉस्ट आएगी उसमें कोई भी पर्सन है जो भी काम कर रहा है उसको प्रॉफिट चाहिए, अपना भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, अपने को भी कुछ कमाना है, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये मिलके बनता है आपका सेलिंग कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट एसोसिएटेड था ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।